हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ये प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य, इससे पहले मैंने मगध साम्राज्य का उदय पढ़ाया। मगध साम्राज्य के उदय में मैंने तीन वंशों के बारे में बताया है। कैसे हर्यक वंश की स्थापना हुई, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश और उसके बाद नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक जो था घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसमें उसकी सहायता चंद्रगुप्त की सहायता जो करता है वो चाणक्य करता है। चाणक्य को बाद में प्रधानमंत्री बनाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो चलते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो इनको ध्यान रखिए आप। चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इनके ऑप्शंस दिए गए हैं, बिंदुसार, अशोक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका पाटलिपुत्र जो थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। प्रारंभ में जब हर्यक वंश की स्थापना हुई उस समय राजधानी को राजगृह बनाया गया। राजगृह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में जब उदयन जब पाटलिपुत्र की स्थापना करता है उस समय राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया जाता है। उसके बाद जब शिशुनाग वंश की स्थापना होती है तो शिशुनाग द्वारा राजधानी को पुनः परिवर्तित किया जाता है और वैशाली को राजधानी बनाया जाता है शिशुनाग द्वारा। उसके बाद उसके पुत्र ने, कालाशोक जिसका नाम था, कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। तब से अशोक के समय तक ये राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही और मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना होती उस समय भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र शहर को लिया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की सत्ता हासिल हुई? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, चाणक्य, घनानंद, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। सेल्यूकस एक यूनानी था, मेगास्थनीज उसका राजदूत था, घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ था जो कि एक तक्षशिला में प्राचार्य था, तक्षशिला में शिक्षा प्रदान करता था। जब उसकी चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो शासक बनाने का संकल्प लेता है और उसको अपने साथ ही तक्षशिला लेकर जाता है। तक्षशिला में चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी जाती है, धनुर्विद्या सिखाई जाती है, राजनीति के सभी वो पहलू सिखाए जाते हैं जो कि एक राजा में होने आवश्यक हैं। इसलिए चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होती है। इसलिए मगध की गद्दी पे जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है उस समय चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसलिए आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका चौथा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, 351 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी और इसमें नन ऑफ दीज दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इसमें ऑप्शंस में कोई नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, अशोक महान, बिंदुसार, तीवर, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब 305 बीसी में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर वो शासन कर रहा था, जो सिकंदर जीत गया था उसने अपने सेनापति को दे दिया था वो स्थान। तो उस स्थानों पर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर राज्य कर रहा था। जब 305 में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संघर्ष होता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। उस समय चंद्रगुप्त को 4 क्षेत्र जो थे, काबुल, कंधार, हेरात, कामरान, मकरान, ये 4 क्षेत्र दिए जाते हैं। 4 क्षेत्रों के बाद में उसे एक राजदूत भी दिया जाता है, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। साथ में ही अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी बोलते हैं, हिंदी में यहाँ हेलेना बोलते थे, यूनानी भाषा में उसे कार्नेलिया कहा जाता था, उसकी शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो करवा देता है। इसमें क्वेश्चन से मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था।
इसने उस समय पाटलिपुत्र के संबंध में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो कि बहुत बड़ा सोर्स है उस समय के साम्राज्य को जानने के लिए। उस पुस्तक का नाम इंडिका था। इसको भी आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जिससे पाटलिपुत्र से संबंधित ज्ञान मिलता है, तो पुस्तक इंडिका थी। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन डी आपका राइट है, क्योंकि जब सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध होता है तभी पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज का आगमन होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। तो इसमें दिए गए ऑप्शन सिकंदर, सेलुकस निकेटर, डेमेट्रियस, डिमाक्लीस। तो आपका राइट आंसर सेलुकस निकेटर हो जाएगा, जो कि सिकंदर का सेनापति था। इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है किस मौर्य शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो आपका अशोक दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया। उदयन जो था ये हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु उदयन का पिता था, ये भी हर्यक वंश का शासक था। तो इसमें मौर्य शासक की बात करें तो दो ही ऑप्शन से, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। अब 12 वर्षों का अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था दोस्तों, तो ये पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसमें 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध की गद्दी को प्राप्त किया था, तो चाणक्य उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये आपका भद्रबाहु ये दिगंबर शाखा के प्रवर्तक थे। जब अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा लेता है तो इन्हीं गुरु ये दिगंबर शाखा के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। इन्हीं से वो जैन धर्म की दीक्षा लेता है। भद्रबाहु से। मेगास्थनी एक लेखक था, यूनानी लेखक था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए चाणक्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन से ईरानियों से, ऑप्शन बी यूनानियों से, ऑप्शन सी शकों से, ऑप्शन डी यूचियों से। 305 ईसा पूर्व में जब भारत सेलुकस निकेटर को हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब सेलुकस निकेटर को हराता है, तो सेलुकस निकेटर जो था यूनानी था। उसी समय यूनानी शासन का अंत हो जाता है भारत से यूनानियों को खदेड़ने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मिलता है। तो ये पुस्तक आपकी इंडिका थी, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। उस समय कितने दुर्ग थे, कितने क्या शासन व्यवस्था थी, पाटलिपुत्र दिखने में कैसा था, उसकी शोभा कैसी थी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में है। अशोक के शिलालेख से संबंधित भी जानकारी मिलती है, लेकिन पाटलिपुत्र के प्रशासन से नहीं। ये अशोक के द्वारा किए गए कार्य, अशोक द्वारा अपने धर्म के प्रचार के लिए की गई यात्राएं, इन सब का विवरण अशोक के शिलालेखों में है। स्पेशली अगर पाटलिपुत्र के प्रशासन का कहीं पे विवरण मिलता है तो वो यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसके लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त थे। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था। तो ये ध्यान रखिए इसका, लेकिन राइट आंसर आपका इंडिका हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए स्पेशली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है नंदवंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद, उसको मारकर मगध की शासक बनने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने मौर्य वंश की स्थापना की। ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर आपका इंडिका हो जाएगा। ऑप्शन डी इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र जो कि एक राजनीति विज्ञान पर आधारित पुस्तक है, इसके लेखक विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य थे। ऋग्वेद के लेखक धन्वंतरी थे। धन्वंतरी को ऋग्वेद का रचनाकार माना जाता है। एक वेद है, वेदों की संख्या 4 है। पुराणों के लेखक जिसको माना जाता है वो लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा ये पुराणों के लेखक माने जाते हैं। पुराणों की संख्या पूछी जाए तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे।
तो अर्थशास्त्र के लेखक मैंने भी बताया कि कौटिल्य, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य क्यों जाना जाता है? क्योंकि चरण नामक ग्राम में वो रहते थे। कौटिल्य कहा जाता है क्योंकि इनका ये गोत्र था, और विष्णुगुप्त उनका एक अन्य नाम था। तो इसको ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलता है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है? ये अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? सो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 बीसी से आपका 298 बीसी तक था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म की दीक्षा ली तो जैन धर्म का एक नियम होता है कि आप उपवास रखते हुए अपने देह का त्याग करें, अपने प्राण का त्याग करें। तो उस समय श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उपवास रखा। इस उपवास के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और शासक के रूप में जो नया शासक बन के आता है उसका पुत्र बिंदुसार बिंदुसार नया शासक बनता है, जिसे अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ये शासक 298 बीसी से 273 बीसी तक शासन करता है। 273 तक ये शासन करता है। उसके बाद इसका पुत्र अशोक आता है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिंदुसार हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। तो बिंबिसार और बिंदुसार में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन डी इसका राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये दिया गया है, किस मौर्य शासक के दरबार में भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहते थे? तो ये दोस्तों बिंदुसार के दरबार में रहते थे भविष्यवक्ता पिंगलवत्स। इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस अभिलेख में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो ये दोस्तों मिलता है शिलालेख 13 में। शिलालेख 13 जो है इसमें पड़ोसियों द्वारा मित्रवत संबंध और इसके साथ साथ कलिंग विजय के संबंध में भी जानकारी मिलती है। यहीं से जानकारी मिलती है कि कलिंग पे अशोक ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। शिलालेख 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट शिलालेख है। अगर हम शिलालेखों की बात करें तो इसकी संख्या 14 है, जिसमें कुछ शिलालेख अफगानिस्तान में, कुछ शिलालेख पाकिस्तान, कुछ जो कि शेष हैं वो भारत में हैं। इस शिलालेखों की संख्या है। और अगर स्तंभ लेखों की बात करें तो स्तंभ लेख 7 हैं। इसको ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो ये दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि 251, कहीं कहीं 255 बीसी लिखा होता है, लेकिन 251 बीसी हम मान रहे हैं। ये अधिकतर मिलता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक करता है, वो पाटलिपुत्र में करता है। पाटलिपुत्र में वो करता है तृतीय बौद्ध संगीति। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र टिस्य थे। इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रखिए। कौन सी ट्रिक है ये? ट्रिक इसके लिए ऑलरेडी मैंने बौद्ध धर्म के वीडियो पे डिस्कस किया है। सारे बौद्ध संगीतियाँ, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनसे संबंधित जो ट्रिक्स हैं, वहाँ के शासन कौन थे, किस जगह पे इसका आयोजन किया गया, उस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया, इन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर एक ट्रिक के माध्यम से मिल जाएगा। उस ट्रिक को अगर आपको देखना है तो बौद्ध धर्म वाला वीडियो ज़रूर देखें। वैसे अगर शासकों की बात की जाए तो शासकों की ट्रिक आजकल अशोक कौन है? अशोक जैसा कोई नहीं बन सकता आजकल, क्योंकि अशोक बहुत प्रतापी शासक था। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए, आजकल अशोक कौन है। पहले वाली बौद्ध संगीति का जो शासक था उस समय, वो अजातशत्रु था, हर्यक वंश का शासक। दूसरी वाली बौद्ध संगीति का जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वो कालाशोक के टाइम पे होती है। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पे होती है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय पे होती है। ये ट्रिक थी आपकी, इसको ध्यान रखिए। और जो इसके स्थान हैं, जो इनके अध्यक्ष बनाए गए थे, इन सारी ट्रिक आपको बौद्ध धर्म वाले वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं वीडियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने तृतीय बौद्ध संगीति परिषद की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर आपका मोगलीपुत्र टिस्य हो जाएगा। इसने तृतीय बौद्ध संगीति
की अध्यक्षता की थी, जो कि अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो सुमित्र के समय पे हुई थी। आपका प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के समय पे हुई थी, और पिंगल वत्स जो थे बिंदुसार के समय में एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे। इसको ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये कब हुआ था दोस्तों? सॉरी, ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और अशोक शासक कब बना था? ये आपका 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना था, 4 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद। क्योंकि 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 साल का गैप बचता है। ये 4 साल में क्या हुआ? अशोक ने संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता था कि बिंदुसार के 16 रानियां थीं और 101 पुत्र थे। ऐसा कुछ बौद्ध अनुश्रुतियों द्वारा कहा जाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि बिंदुसार की 16 रानियां थीं और उसकी 101 पुत्र थे। तो अशोक जो था वो अपने भाइयों से संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता था कि उसने अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो शासक बन पाया। इस कार्य के लिए उसे, इस संघर्ष में उसे 4 साल का समय लगा। इसलिए वो 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये था। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है कलिंग पर विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर आपका अशोक ने कलिंग को जीता था। कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र है, उड़ीसा का ये वर्तमान का क्षेत्र था। इसकी राजधानी उस समय तोसली हुआ करती थी। तोसली राजधानी थी, ये पूछा जाता है। और कलिंग पर पहले विजय किसने पाई थी? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने इसको पहली बार जीता था। महापद्मनंद ने जीता था। उस समय ये महापद्मनंद जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो उसने जीतने के बाद वहाँ से जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था और जिनसेन की मूर्ति को अपने साम्राज्य में स्थापित किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कलिंग को सबसे पहले किस मगध शासक ने जीता? तो महापद्मनंद था। और दूसरी बार किसने जीता? तो अशोक ने जीता था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है कि इस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जनमाल की हानि को देखकर अशोक ने हृदय परिवर्तन किया। तो ये कलिंग युद्ध में किया था, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 बीसी में लड़ा गया था। इसके बाद में अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया, अपनी नीति को परिवर्तित किया और बौद्ध धर्म का वो अनुयायी बन गया। और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से अपने जीवन को व्यतीत किया। इसके बाद जब अशोक के जो अन्य उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य हुए। अशोक के संबंध में कहा जाता था, कुछ त्रिपाठी जी ने कहा है, त्रिपाठी जी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, आर.एस. त्रिपाठी। उन्होंने कहा है कि जो अशोक जितने बड़े भूभाग का स्वामी था, उतना ना कोई पूर्ववर्ती शासक था, ना उसके भविष्य में आने वाले उत्तराधिकारी उतने बड़े भूभाग के स्वामी थे। सो इससे पता लगता है कि अशोक एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी था। उसे 16 महाजनपदों का विजेता कहा जाता था। उसके बाद में जो अन्य उसके उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य साबित हुए, अशोक के साम्राज्य को बचा नहीं सके। इसलिए आप ये कलिंग का युद्ध ध्यान रखिए, काफ़ी निर्णायक युद्ध था। यहाँ से साम्राज्य विस्तार जो कि बिंबिसार द्वारा शुरू की गई थी, साम्राज्य विस्तार की नीति, वो नीति समाप्त हो गई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक का धम्म क्या था? धम्म था तो एक ये आचार संहिता थी, इसके माध्यम से वो अपने प्रजा के हित में कार्य करता था। ये प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, ना कि ये एक युद्ध संहिता थी। ये एक आचार संहिता थी जिसके माध्यम से अशोक अपने प्रजा का कल्याण करता था। ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में ही स्थित था। इसको इंडिका में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 27 नंबर का। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की? अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लेता है कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी में, उस समय वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई यात्राएं करता था। इन यात्राओं को धम्म यात्रा कहा गया। धम्म यात्रा के माध्यम से अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। तो इसने सबसे पहली बार बौद्ध धर्म की यात्रा बोधगया में की, जहाँ पे उसने प्रचार प्रसार किया। उसकी पहली यात्रा थी धम्म यात्रा में। इसको आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष में धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा की? अभी पिछली बार मैंने डिस्कस किया कि इसकी प्रथम धम्म यात्रा बोधगया में हुई।
बोधगया बिहार में पड़ता है। ये किस वर्ष हुई? तो 261 में वो अपने धर्म को अपनाता है, जो कि 9वें वर्ष। 10वें वर्ष वो धम्म यात्रा शुरू करता है, जो कि सबसे पहले बोधगया में हुआ। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, बिहार के किस जिले से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? सो जो पूरा मौर्य साम्राज्य था, ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मगध साम्राज्य स्पेशली बिहार में पड़ता था। बिहार बीपीएससी और बिहार के जो सामान्य ज्ञान है, इतिहास है, उसमें इस साम्राज्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार वाले इसको स्पेशली ध्यान रखें। इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। चंपारण में अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन जो है, जो कि सबसे छोटा स्तंभ लेख है, ये सबसे छोटा, और उम्मीदेई का स्तंभ लेख जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख माना जाता है। ये स्पेशली लुम्बिनी नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। लुम्बिनी नेपाल क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए बिहार में नहीं माना जाता। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो आज दोस्तों हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। इससे पहले मैंने मगध साम्राज्य के उदय से संबंधित जानकारी दी। मेरा पिछला वीडियो जो था वो वैदिक साम्राज्य से संबंधित था, इसलिए पिछली बार आप मगध साम्राज्य को देखकर आइए, उसके बाद इस सेट को कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।